गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने साइक्लोट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था और इसकी बनावट के बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। इसके सिद्धांत और कार्य, इसके जो बेसिक फार्मूले थे वो सारा अपन ने डिराइव कर लिया था और साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी भी अपन ने ज्ञात कर ली थी। ये इक्वेशन नंबर 3 द्वारा यहाँ तक अपन ने कर लिया था, यहाँ पे छोड़ा था अपन ने। तो इक्वेशन नंबर 2 को एक बार और देते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 है कि R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। बी मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू आयन पे चार्ज, एम उसका मास, वी उसकी वेलोसिटी और आर जिस रेडियस में वो आयन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 के अनुसार आयन बढ़ती हुई त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए अंत में डी की परिधि पर पहुंचता है, जहां उसे डी से बाहर निकालने के लिए ऋणात्मक वोल्टता वाली प्लेट का उपयोग किया जाता है। यदि साइक्लोट्रॉन से निर्गत होने के पूर्व आयन के अधिकतम त्रिज्या मान लीजिए वो आर मैक्स है, सपोज करो वो कैपिटल के बराबर है, और उस समय उसकी जो वेलोसिटी है जो उसको यदि अपन वी मैक्स से रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन नंबर 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर की जगह अपन ने कैपिटल आर कर दिया, उस टाइम रेडियस उसकी मैक्सिमम, तो कैपिटल आर इक्वल टू एम वी मैक्स अपॉन क्यू बी। तो वी मैक्सिमम इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पता लगे तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 4 से वी मैक्स की वैल्यू यहां पर रख दें तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ई इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम। एक एम इससे स्क्वायर से इससे कट गया। इक्वेशन नंबर 3 से क्यू का मान इक्वेशन नंबर 5 में रख दें। यदि आपकी इक्वेशन 5 है, इक्वेशन नंबर 3 आपकी ये है, तो इससे अपन क्यू बी का मान इक्वेशन नंबर 5 में रख दें तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इक्वेशन नंबर 6 से स्पष्ट होता है कि आयन की गतिज ऊर्जा आवेशित प्रत्यावर्तित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति न्यू के वर्ग व द्रव्यमान एम के समानुपाती होती है। जो काइनेटिक एनर्जी ई है वो इस न्यू स्क्वायर के और इस एम के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यदि D1 व D2 के मध्य आरोपित वोल्टता V है तो इसके मध्य गैस को आयन द्वारा एक बार पार करने के पर ग्रहण की गई ऊर्जा QV है, और क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में D के मध्य अंतराल को 2 बार पार करना पड़ता है तो ग्रहण की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2QV। एक बार के लिए QV होती है, और चूंकि एक राउंड में 2 बार उस गैप को पार करता है तो कुल ऊर्जा कितनी ग्रहण कर लेगा, 2QV। अब माना आयन डी से निकलने पहले n पूर्ण चक्कर लगाता है, एक पूरे n पूरे राउंड लगा लेता है, तो कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू 2NQV। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7 है। इक्वेशन नंबर 5 व इक्वेशन नंबर 7 को काम में लेकर ई को विलोपित अगर कर दें तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम इक्वल्स टू 2NQV। इससे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, आर स्क्वायर इक्वल टू 4NMV अपॉन बी स्क्वायर क्यू। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा। तो आयन की साइक्लोट्रॉन में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर इक्वल्स टू 2/b इंटू अंडर रूट NMV अपॉन क्यू। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू 2/b इंटू MV अपॉन क्यू रेस टू पावर हाफ इंटू एन रेस टू पावर हाफ। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8 है। यहाँ पर समीकरण 8 आयन के साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलते समय
प्राप्त पथ की अधिकतम त्रिज्या r है, वह आयन द्वारा बाहर निकलने से पूर्व लगाए गए कुल चक्रों n के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यानी कि r और n के बीच में अगर जो संबंध है इसको व्यक्त करता है, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन इसकी भी जो साइक्लोट्रॉन है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 आपकी ये वाली जो इक्वेशन है इसकी सहायता से निर्गत आयन की ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करती है और आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन से अपन, या नहीं मास एनर्जी नहीं, मास वेलोसिटी वेरिएशन फार्मूला जो है, नॉट मास एनर्जी, मास वेरिएशन फार्मूले से अपन क्या लिख सकते हैं, m इजिकल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। m0 यहाँ पर कण का विराम द्रव्यमान है और m कण का, जब वो कण v वेग से गतिशील है उस समय उसका द्रव्यमान है। तो आयन कोणीय वेग अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इजिकल टू qb अपॉन m, तो इक्वल्स टू qb अपॉन m0 √1 माइनस v² अपॉन c²। इक्वेशन नंबर 9 है। तो इक्वेशन नंबर 9 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आयन का वेग बढ़ेगा कोणीय वेग का मान कम होगा तथा आयन d के बीच अंतराल में ठीक समय पर नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात आयन की आवृत्ति और d आरोपित प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति में पूर्णतः तुल्यकालत्व नहीं हो पाएगा। इस प्रकार आयन अंतराल में त्वरित नहीं होगा और साइक्लोट्रॉन द्वारा आयनों की ऊर्जा में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। जिसे साइक्लोट्रॉन द्वारा 40 MeV ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के प्रोटॉन प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये इसकी लिमिटेशन। इसके ऊपर एक छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। आप एग्जाम में पेपर देखिएगा, इसमें छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल जरूर आ जाते हैं, कोई सा भी न्यूमेरिकल आ सकता है इसके अंदर। तो आपके एग्जाम्पल है वही मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन के लिए आवृत्ति क्या होनी चाहिए यदि साइक्लोट्रॉन के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान 2000 गाउस उपयोग में लिया गया है। तो आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति निकालनी है, तो वो कितनी होती है, न्यू इक्वल्स टू QB अपॉन 2 पाई m। B इजिकल उनको क्या दिया हुआ है 2000 गाउस, इसको हम किस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो 2000 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इजिकल टू 0.2 टेस्ला या T लिख देते हैं। Q 1.6 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, मास जो दिया हुआ है अपन को प्रोटॉन के लिए m इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये में दिया हुआ है। तो न्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अगर वैल्यूज रख दें तो अपन b की वैल्यू रख दी 0.2, q की वैल्यू रख दी अपन ने 1.6 इंटू 10⁻19, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 एंड m इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और इसको अपन अगर सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास में 5.04 इंटू 10⁻6 हर्ट्स, यानी कि 5.04 मेगा हर्ट्स आ जाता है आपके पास। ये इसका छोटा सा, इसी सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक अननोन चीज़ है वो निकालिए, खाली आपको यूनिट एक ही यूनिट करनी पड़ती है। CGS में अगर कुछ चीज़ दी हुई है तो उसको आपको MKS में कन्वर्ट करना है, या तो सभी जितनी भी क्वांटिटीज है सबको CGS में कन्वर्ट करो या फिर सभी को MKS सिस्टम में कन्वर्ट करो। एक और छोटा सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। D की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर व चुंबकीय क्षेत्र 2500 गाउस है, प्रोटॉन का अधिकतम वेग व गतिज ऊर्जा क्या होगी। R इजिकल टू आपको दिया हुआ 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर, B इजिकल टू 2500 गाउस यानी कि 25 इंटू 10⁻² टेस्ला। ठीक है, तो M इजिकल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है,
एंड क्यू इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये आपको दिया हुआ है। तो प्रोटॉन का अधिकतम आपको पता है फार्मूला अभी अपन ने डिस्कस किया, बी मैक्स इक्वल्स टू बी क्यू आर अपॉन एम। तो बी क्यू आर और एम की वैल्यू यहाँ से अगर अपन यहाँ पर रख दे हैं तो क्या आएगा 25 इंटू 10⁻2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू आर के वैल्यू कितनी 0.40 ये मीटर अपन ने यहाँ एक ही यूनिट में लिखना है आपको। एंड एम की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻27। इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया वी मैक्स इक्वल्स टू 5 तो वी मैक्स इज इक्वल टू 9.58 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आई और इन्होंने क्या निकलवाया काइनेटिक एनर्जी में निकलवाई है साथ में मैक्सिमम। तो ई इक्वल क्या होता है 1/2 mv²। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू 1/2 m वी मैक्स स्क्वायर। वी मैक्स की वैल्यू यहाँ पर तो 1/2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 9.58 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर इतने जूल। और इसको जब सॉल्व किया तो क्या आ गया 76.63 इंटू 10⁻15 जूल। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया आपके पास इक्वल्स टू 47.89 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अपन ने ई इक्वल्स टू 0.47 MeV लिख सकते हैं या 0.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से दो आपके स्मॉल एग्जांपल्स हुए थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। चलिए इसके लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।